हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं लेसन 1 क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। इसको मूल्य वृद्धि विधि भी हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन कर लेते हैं। Value added method measures national income in terms of value added by each producing enterprise या producing unit। हर producing unit कितनी value add करती है in an economy during an accounting year। एक accounting year में एक अर्थव्यवस्था कितनी जो जितने भी producers हैं वो कितनी value add करते हैं। फिर से देख लेते हैं। वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड है। कैसे करते हैं? वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। हर प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज जो इकोनॉमी में है एक साल में कितनी वैल्यू ऐड करता है। ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर सेल्स चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बराबर जीडीपी। ये फॉर्मूला है। इसको मालूम करने का वैल्यू एडेड मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। तो पहले हम जीडीपी निकालते हैं। तो उसके लिए सेल्स है प्लस चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन बराबर होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम किसी देश के अंदर सभी उत्पादकों द्वारा प्रोड्यूसर्स द्वारा वैल्यू ऐड करके हम नेशनल इनकम को मालूम करते हैं। तो अब चेंज इन स्टॉक कैसे लेते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे हम लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बराबर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको आगे समझेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या, कि एक ही वस्तु की कीमत को दो बार गिन लिया जाता है। देखिए, कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो अपनी वस्तु को अंतिम मानेगा, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, अगर एक फार्मर है वो गेहूं का उत्पादन करता है तो उसके लिए वो अंतिम वस्तु है। अगर वो किसी आटा मिल को बेचता है तो आटा मिल ने जो आटा बनाया है वो फाइनल गुड है। अगर वो किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए बेचता है तो उसकी ब्रेड फाइनल वस्तु है। ठीक है। तो लेकिन अगर हम ऐसे नेशनल इनकम को काउंट करना शुरू करें तो ये जो है ये सही एस्टिमेट नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक फार्मर है, उसने 400 की गेहूं उसने उगाई है और उसने बेची है फ्लोर मिल को, और फिर फ्लोर मिल के बाद वो गई है बेकर के पास, और फिर उसके बाद वो गई है। तो अगर हम सबके ले लें, ये देखिए, हमने फार्मर के 400 रुपए ले लिए जो उसे, और जो आटा मिल थी उसने 700 रुपए में बेचा, और इसने 900 रुपए में ब्रेड मेकर ने शॉपकीपर को बेचा। टोटल करें तो 3000 हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो गेहूं है जिसने उगाई है उसका फाइनल प्रोडक्ट तो है, लेकिन जब उसने फ्लोर मिल को बेचा और फ्लोर मिल ने 700 का बेचा तो उसमें 400 रुपए तो पहले से ही है ना। जो आटा बनाने वाली कंपनी है उसने 400 मिला के 700, तो दो बार गणना हो गई, 400 यहाँ, एक 400 यहाँ। अब फ्लोर मिल ने इधर 700 रुपए का बेचा, ये 900 रुपए का अगर है इसके पास वैल्यू, इसने एडिट कर ली तो 700 रुपए तो ऑलरेडी है इसमें, तो दो बार काउंटिंग हो गई। इसलिए टू अवॉइड डबल काउंटिंग हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू एडेड मेथड करते हैं। जैसे पहले 400 था, फिर 700 में अगर दिया तो 300 रुपए वैल्यू एडेड हो गई। इस 700 में से 400 निकाल दिए, यहाँ पर 200 रुपए और यहाँ पर 100 रुपए वैल्यू एडेड हुई। ये देखिए, 400 300 प्लस 200 और 1000। ये फाइनल जो है ये एक्चुअली है आपकी नेशनल इनकम बने, या आपका अगर अपने देश में देख रहे हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनेगा। तो वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? उसके लिए पहला तो हम वैसे ही ले लेते हैं, फिर इसमें से आप ये 700 है, इसमें से ये 400 माइनस करके निकालेंगे। 900 में से 700 माइनस करके, 1000 में से 900 माइनस करेंगे।
तो ये देखिए 400, 300, 200 प्लस 100, 1000। तो इस तरह से 1000 रुपए में ये जीडीपी हमारा आएगा। तो इस तरह से वैल्यू एडेड मेथड हम लेते हैं। यहां से देख लीजिए, ये देखिए डबल काउंटिंग occurs if output of all the producers is added up without considering the fact that the output of one producer may have been used by another as input। जैसे आपने देखा कि जो फ्लोर मिल थी या जो आटा बनाने वाली कंपनी थी, इसके लिए तो 400 रुपए तो उसका इनपुट है ना? तो इसलिए इसको हम माइनस करेंगे। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडिंग अप वैल्यू एडेड rather than adding value of output of all firms। सभी फर्म्स का आउटपुट को ना लेकर वैल्यू एडेड को हम लेंगे। तो वैल्यू एडेड बराबर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो हम कैसे निकालेंगे वैल्यू एडेड आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन? इस केस में जैसे इसने अगर 700 रुपए में लिया है तो 400 माइनस कर देंगे, अगर इसने 900 रुपए में से लिया है तो 700 रुपए माइनस करेंगे। इस तरह से वैल्यू एडेड बराबर होगी 1000 रुपए। यहाँ पर भी देखिए शॉपकीपर सेल्स फॉर 1000। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू एडेड निकाल के हमने निकाला। इससे जो है डबल काउंटिंग की समस्या हल हो जाती है और नेशनल इनकम जो है वो सही ढंग से निकल जाती है। अब हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें एफसी पे निकालनी है नेट वैल्यू, यानी एनडीपी एट एफसी निकालना है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि अभी जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी एट एमपी निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एमपी पे निकलेगा। तो आइए देखते हैं। अब सब्सिडी अभी हमें नहीं लेनी, इसलिए हमने क्रॉस कर दी कि अभी जरूरत नहीं है। सेल्स लेंगे, ये हमने प्लस किया 800, और उसके बाद एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे, इसलिए कि जब हम सेल्स लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें एक्सपोर्ट्स शामिल है। तो इसको भी हम एक्सपोर्ट्स को हमने क्रॉस कर दिया। याद रखना है कि सब सेल्स है तो उसमें एक्सपोर्ट्स शामिल है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं लेना है। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो हमने कहा था चेंज इन स्टॉक है, तो हम करते हैं ईयर एंड पे जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें से बिगनिंग ऑफ द ईयर को माइनस करेंगे। तो ये जो है क्लोजिंग स्टॉक जो है हमने इसको यहाँ पर प्लस ले लिया है और ओपनिंग स्टॉक को माइनस लिया, ठीक है, और माइनस इंटरमीडिएट परचेज ये लेंगे, ठीक है। और परचेज ऑफ मशीनरी नहीं लेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है, हम सिर्फ रॉ मटेरियल लेते हैं, तो ये तो फैक्टर कॉस्ट हो गया, कभी नहीं लेना। तो हमने क्या लेना है, सिर्फ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो परचेज ऑफ मशीनरी हमने नहीं लेनी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमने नहीं लेना। मैंने पहले ही कहा कि ये जो सेल्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब आ चुका है, तो इसको हमने नहीं लेना। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, अब हम जीडीपी एट एमपी निकल रहा है हमारा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, जो भी है वो लेना है। तो ये हमने ऐसे इसमें रख के कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या निकालना है इसमें, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये निकला था एट मार्केट प्राइस और निकला था जीडीपी ग्रॉस। तो ग्रॉस में से नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो वेयर इज डेप्रिसिएशन, ये रही, डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे। तो ये था, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इनको हम माइनस करेंगे और सब्सिडी को जोड़ लेंगे, तो हमें ये पूरा मिल जाएगा वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो क्या करना है, पहले हमने नेट निकाल ली और उसके बाद फैक्टर कॉस्ट में निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने माइनस करना है और सब्सिडीज को प्लस करना है। तो हमें मिल गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारा एक सवाल हुआ। अभी देखिए हम दूसरा लेते हैं, ये इस तरह के भी आते हैं। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, दो फर्म्स हैं और वैल्यू एडेड हमने निकालनी है।
परचेज बाय फर्म फ्रॉम अब्रॉड और सेल बाय फर्म बी, ए का हम पहले ले लेते हैं। इसमें देखिए कुछ देखने का है, इसमें डोमेस्टिक सेल लिखी हुई है, ए फर्म की डोमेस्टिक सेल लिखी हुई है, इसका मतलब एक्सपोर्ट शामिल नहीं है, तो हमें एक्सपोर्ट भी लेने पड़ेंगे। तो ये चीजें छोटी छोटी देखनी पड़ती है। अगर सिर्फ सेल होती तो हम एक्सपोर्ट को नहीं लेते, लेकिन डोमेस्टिक सेल है इसलिए हम ये भी काउंट करेंगे। तो पहले डोमेस्टिक सेल ले लेते हैं, फिर फ्रॉम अब्रॉड ले लेते, परचेज बाय फर्म फ्रॉम अब्रॉड भी हमें लेना पड़ेगा। और क्या लेना है, और फिर ये एक्सपोर्ट्स ले लिए, और एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम फर्म ए, तो इसको माइनस करेंगे, एक्सेस है इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। और परचेज बाय फर्म बी ये नहीं लेना, तो ये वैल्यू एडेड हमारी सारी आ जाती है। क्या 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 लिया हमने, 220 लिया, ये डोमेस्टिक सेल है, इसके बाद एक्सपोर्ट्स ले लिए हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक ले लिया है, और 100 जो है फर्म ए से मटेरियल लिया है, तो इसको फर्म बी से लिया है ए ने, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। और -20 ये हमारा है ओपनिंग स्टॉक एक्सेस वाला, ठीक है। एंड तो हमने कैसे निकालते हैं, जो स्टॉक एंड में है और उसको प्लस करते हैं, और जो बाद में बिगनिंग में है उसको माइनस करते हैं। तो क्योंकि ये एक्सेस है इसलिए इसको माइनस किया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये मिल गया है सारा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। फर्म बी में क्या करना है, सेल्स प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजिंग फ्रॉम ए। क्योंकि इसकी सिर्फ सेल्स दी है इसलिए एक्सपोर्ट को नहीं लेना। अब लेने हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ये हमें याद रखना है इसलिए इनको लेना है। जीडीपी एंड एमपी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा जीडीपी एट एमपी निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ही निकलेगा, ठीक है। अब एफसी पे निकालने के लिए एनडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी करनी पड़ेगी, तो हमारे पास, और एनएनपी एट एफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए एनडीपी एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ये निकालना पड़ेगा। इन इन सेल्स एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूडेड, मैंने बताया था अभी कि सेल्स में अगर सिर्फ सेल्स दी हैं तो उसमें एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है, तो उसको नहीं लेना, लेकिन अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है तो फिर आपको एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। फैक्टर इन इनपुट्स और इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन नहीं लेनी, इनको नहीं काउंट करना, क्योंकि हमें सिर्फ रॉ मटेरियल लेना है, तो फैक्टर इनपुट्स को नहीं, तो नॉन फैक्टर इनपुट्स ही लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।